नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस, बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। We are a young country. भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है। With a large domestic market. श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। We have free trade agreements or preferential market access. भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। That we've opened up. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया, अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था। अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर
घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जल भराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जल भराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जल स्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केवंझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।